इक्वल्स टू एम नॉट ए नॉट, ये तो बेसिक इक्वेशन है। अब हमने क्या करा, ब्लॉक M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम से क्या आया, एक तो टेंशन T ऊपर की तरफ, M1G नीचे की तरफ, और ये सूडो फोर्स MA0 ऊपर की तरफ। और अब इसकी नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका यही है, तो इसके रिलेटिव, इस ब्लॉक की इसके रिलेटिव क्या एक्सेलरेशन होगी, वो आएगी A। तो हमने इक्वेशन क्या बनाई, M1 A0 प्लस T ऊपर की डायरेक्शन में है क्योंकि, और A हमको पता है ऊपर की डायरेक्शन में होगी, माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 इंटू A। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए M2 का, तो आप वही देखेंगे कि इसके अंदर तो एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, क्योंकि एक साइड ऊपर होगी एक साइड नीचे होगी। तो M2G माइनस M2 A0 माइनस T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। अब अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास तीन वैल्यूज आएंगी, एक तो A0 की वैल्यू, एक A की वैल्यू और एक T की वैल्यू। अब जब आपके पास इन तीनों की वैल्यूज आ गई तो आप सिमिलर इक्वेशन, ये वाली जो रिलेशन है आपके, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालने के लिए सेम रिलेशन यूज करके इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख सकते हैं। Now we come to another concept which is centripetal force and the centrifugal force. Centripetal force क्या होती है, आपने जैसे पढ़ा था कि जब तक एक whenever a body is traveling in a straight line, until and unless an external force applies on it, इसकी डायरेक्शन या फिर इसकी एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, it will continue to move at the same velocity. But जब हम सर्कुलर मोशन देखते हैं तो सर्कुलर मोशन के अंदर लेटर सपोज कि एक डिस्क है एंड द डिस्क इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, इस ब्लॉक ये जब यहाँ पर पड़ा है तो इट इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड विद द डिस्क। डिस्क के ऊपर तो मान लिया हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, बट इसके ऊपर तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, देन ये रिवॉल्व क्यों कर रहा है ऊपर से, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तभी इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है जब इसकी एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रही हो। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करवाती है, जैसे कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, तो वो किस फोर्स से रिवॉल्व करते हैं, जब भी एक सर्कुलर बॉडी एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व कर रही होगी तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी विच इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये वाली जो फोर्स है इसकी वजह से इस बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऑलराइट, नाउ एज वी ऑल नो, जैसे आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज के अंदर, एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेंट्रीपेटल फोर्स तो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ देयर इज एन अपोजिट फोर्स विच इज ऑल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड विच इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करती, but it is acting on the source of this जो कि इसके ऊपर एक एक्ट करवा रही है। Now the value of centripetal force, जब भी ये बॉडी जो है ये रोटेट कर रही होगी तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट्स वैल्यू विल बी ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू आर, एंड आर इज द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। अब क्योंकि ये बॉडी इसके ऊपर है तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स इसके पास लग रही होगी बाहर की डायरेक्शन में, यानी क्योंकि अब ये रोटेट कर रहा है। अगर आपने भी देखा होगा, जैसे हम कार के अंदर जा रहे हैं तो जब कार अगर हम टर्न लेती है, अगर हम ऐसे टर्न पे जा रहे हैं और कार ऐसे मूव कर रही है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेट अस सपोज कि पर्सन्स बैठे हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो बाहर की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं। ये बाहर की तरफ क्यों शिफ्ट होते हैं, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर रोटेट करती है तो उसके ऊपर एक बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगती है विच इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स इसके ऊपर भी लग रही होगी इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बट फिर भी ये यहाँ पर रखा हुआ है, यानी डिस्क से बिल्कुल साथ है।
तो इसका मतलब कोई और फोर्स होगी जो इस सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस कर रही होगी। ये फोर्स कौन सी होती है? यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्सेस होंगी जो सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस कर रही होंगी। जैसे कि अगर हम एक स्ट्रिंग बांधते हैं, लेट अस से कि ये स्ट्रिंग है और ये हमने एक स्टोन बांध दिया। अब ये स्टोन को हम यू रोटेट कराते हैं, तो ये भी रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में। अब इसको कौन सी फोर्स बैलेंस करी होगी? इसकी टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है। सिमिलरली जब सन के आसपास बॉडीज रिवॉल्व करती है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो वो किस लिए कौन सी फोर्स उनको बैलेंस करती है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सन अपने प्लैनेट्स पे लगाती है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सेंट्रीपेटल फोर्स। नाउ वी कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन से जो आपके क्वेश्चंस होंगे ये काफ़ी छोटे हो जाते हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ करके कई इनफैक्ट आपके आईआईटी में भी या फिर डीसी में भी कई ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जो कि कंस्ट्रेंट रिलेशंस के बिना सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर किसी को अच्छे से समझ में आ जाता है तो काफ़ी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। इसके अंदर क्या है कि लेट अस सपोज कि we have a mass m1 which is attached with a string and going over a pulley. यहाँ से another pulley is attached and the string then goes back and it is attached to the some roof or something. ठीक है, अब इस पुली से we have attached another mass m2. Alright, अब इनके लिए हमको क्या करना है? Now what we have to do is इन दोनों के बीच में जो acceleration की relation होगा वो हमको find out करना है। Alright, तो we have three approaches to find that out. First is the logical approach. Logical approach में क्या है कि when we see this example, तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें so what we will see कि अगर ये accelerated motion है, यानी let us suppose कि m2 mass is coming down. Alright, when the m2 mass comes down, let us suppose अभी ये यहाँ पर है। Alright, यहाँ से ये x2 डिस्टेंस नीचे आ जाता है। ऑलराइट, अगर ये मास m2 x2 डिस्टेंस नीचे आता है तो पुली विल ऑल्सो कम डाउन बाय एन डिस्टेंस x2। नाउ व्हेन दिस पुली कम्स डाउन टू समथिंग ऑफ दिस पोजीशन, इस पोजीशन तक आती है, तब उस केस में क्या होगा कि ये वाली स्ट्रिंग इतनी हो जाएगी, यानी दिस मच लेंथ x2 इतनी और बढ़ जाएगी ये वाली स्ट्रिंग। सिमिलरली यहाँ से भी क्या होगा, इसकी जो लेंथ थी ये इंक्रीज करके x2 बन जाएगी। ठीक है, तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ x2 फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। इसका मतलब जब ये नीचे आएगी तो ये मास आगे पुल होगा। ये मास m1 कितना पुल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, यानी ये कितना आगे जाएगा? ये आगे जाएगा ट्वाइस ऑफ x2। ठीक है, सो वी कैन वेरी वेल सी कि जब m2 मास x2 डिस्टेंस नीचे आता है या x डिस्टेंस नीचे आता है, m1 मास मूव्स फॉरवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ x2। दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल अप्रोच। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x2 नीचे आता है और ये ट्वाइस x2। व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस थिंग्स वी विल गेट कि एक तरह से एक्सेलरेशन जो इसकी अगर नीचे की डायरेक्शन में a2 होगी तो ऊपर वाले की डायरेक्शन में कितनी होगी? अगर m2 मास की एक्सेलरेशन a है तो m1 मास की कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ a1। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिकल अप्रोच एंड दिस इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब कई अगर आप जनरली इस क्वेश्चन को सॉल्व यानी कुछ पूछा जाता है इसके अंदर, तो आप इसकी एक्सेलरेशन लेते नीचे a1, इसकी लेते a2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको इतनी इक्वेशंस नहीं मिलती कि आप इन दोनों को सॉल्व कर पाते। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आपके पास सफिशिएंट इक्वेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 3 अननोन होते हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होती है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर सिर्फ 4 अननोन होंगे और सिर्फ 3 इक्वेशन आप बना पाएंगे। उन केसेस के अंदर कंस्ट्रेंट रिलेशंस का यूज होता है। तो ये तो हो गई आपकी एक लॉजिकल अप्रोच। अब ये लॉजिकल अप्रोच कई केसेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। कई इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं तो उन केसेस में आप लॉजिकल अप्रोच नहीं लगा पाएंगे। लॉजिकल अप्रोच से ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपली और बहुत ईजिली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब जहाँ पर आप लॉजिकल अप्रोच नहीं समझ पा रहे, आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है,
देयर वी कैन यूज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड मेथड। इस मेथड में क्या है, इसके अंदर हम मानते हैं कि जो स्ट्रिंग है हमारी, दिस एंटायर स्ट्रिंग, ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है ये हमेशा फिक्स रहेगी, बिकॉज ये इनएक्सटेंसिबल होती है तो इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो हम इसकी लेंथ मान लेते हैं, लेट अस सपोज एल लेंथ है पूरी, ठीक है। तो उस केसेस में एक तो ये हो गया, अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। ये हो गई डी, ठीक है, पुली के ऊपर वाली। ये मान लेते हैं हम R2, ठीक है। ये वाली लेंथ भी इधर आएगी R2। ये मान लेते हैं पुली के ऊपर जो यहाँ पे स्ट्रिंग जा रही है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये R2 मान ली एंड लेट अस सपोज दिस इज R1, ठीक है। सो दैट विल मीन दैट R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस D इज इक्वल्स टू L, ठीक है। लेंथ इज फिक्स। नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अब हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या है कि D जो है ये तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये तो ऊपर नीचे जा नहीं सकता। चेंज क्या होगा, अगर कुछ बॉडी के अंदर मोशन होता है तो चेंज क्या होगा, R2 की वैल्यू, ये R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू, और लेंथ भी फिक्स्ड रहेगी। तो अगर हम इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करें तो क्या बन जाता है, माइनस ऑफ A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2। ये माइनस ऑफ A1 क्यों बना, हमने यहाँ पे माना, आप कुछ भी मान सकते हैं वैसे, तो हमने माना कि ये जो स्ट्रिंग है ये जो मास है नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब R2 की लेंथ बढ़ रही है, और जब R2 की लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब R1 की लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन अलग अलग चीज़ें हो रही हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही होगी और इसकी डिक्रीज कर रही होगी। तो उससे आपका यहाँ पे रिलेशन आ जाता है कि क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पर आएगा एक नेगेटिव साइन, दैट मीन्स माइनस ऑफ A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2। A1 क्या है, इस मास की एक्सेलरेशन है, और A2 क्या है, इस मास की एक्सेलरेशन है। तो ये हमारी रिलेशन आ गया, A1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A2, जो एक तरह से हमने यहाँ पर भी निकाला था। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स मेथड। अब इस मेथड के अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग हो आप तभी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2-4 स्ट्रिंग्स हो और हमारे पास इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा हो। एक और काफ़ी सिंपल मेथड है विच इज़ द वर्क एनर्जी मेथड। इस मेथड में हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने टेंशन्स फाइंड करी कि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन्स क्या क्या थी। क्योंकि जो एक स्ट्रिंग होती है उसमें सेम टेंशन रहती है, तो जो टेंशन यहाँ पर होगी वही टेंशन इस स्ट्रिंग में होगी, वही टेंशन इस स्ट्रिंग में होगी, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो इन दोनों साइड में टेंशन सेम रहेगी, ठीक है। और सिमिलरली इसमें और इसमें भी टेंशन सेम रहेगी। नाउ क्योंकि हमारी पुली, एक और कंसेप्ट ये है कि व्हेन द पुली इज कंसिडर्ड टू बी मासलेस, जब इसका मास 0 है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्सेस लग रही हैं, नेट फोर्स दैट शुड बी ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि F0 इज इक्वल्स टू M इंटू ए होता है, M इंटू ए होता है, और M जो है दिस इज 0, ऑलराइट, दिस इज 0, तो इसका मतलब F नेट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी वो नेट 0 होंगी। अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही है, इसका खुद का तो मास 0 है, ऊपर की डायरेक्शन में T एंड T, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करने के लिए नीचे की डायरेक्शन में 2T लग रही होगी, ठीक है। अब जब इसके ऊपर 2T लग रही है तो इसका मतलब 2T फोर्स स्ट्रिंग के अंदर है और 2T फोर्स से स्ट्रिंग मास को संभाले हुए या फिर पुल कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रही है दैट इज 2T। नाउ द वर्क एनर्जी मेथड सेज कि वर्क डन बाय द टेंशन इज इक्वल्स टू 0, मतलब जितना भी टेंशन वर्क कर रही है ओवरऑल सिस्टम के अंदर जितनी भी टेंशन है वो जो ओवरऑल वर्क करेंगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हमारे सिस्टम में टेंशन ने क्या क्या वर्क करा, एक तो इस M2 मास के ऊपर करा। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि दिस गोज डाउन बाय x2, ठीक है, ये वाली आगे आती है ट्वाइस ऑफ x2, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप ये x1 आगे आती है, ऑलराइट। अगर आपको नहीं दिख रहा कि लॉजिकल अप्रोच है तो आप यहाँ पे x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, ऑलराइट। तो
नीचे जाने में क्योंकि टेंशन तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रही थी, तो वर्क डन यहाँ पे कितना होगा एफ डॉट एक्स, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज ब्लॉक जो है नीचे गया है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। आपको पता है कि एफ डॉट एक्स आता है, ये होता है वर्क डन, ठीक है। एफ डॉट एक्स है, डॉट का मतलब क्या है स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ये अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है या आपको नहीं आता तो ये आप वर्क एनर्जी वर्क पावर एनर्जी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 2t डॉट x2 इंटू माइनस ऑफ x2, ठीक है, नेगेटिव साइन एक आ गया। एक तो इस टेंशन ने काम करा, और वर्क कौन सी टेंशन ने करा, इस टेंशन ने, बिकॉज वर्क जो होता है वो मास वाली बॉडीज पर ही होता है, पुलिस के ऊपर कोई मास नहीं होगा, ठीक है। तो इसने जो वर्क करा इस टेंशन की वजह से ये x1 आगे गया, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, यानी प्लस t डॉट x1, ठीक है। तो इससे आपका आ गया x1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस x2। अब आप इसको अगर डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपका सिंपली सेम रिलेशन आ जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a2। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि x1 को जब हमने डिफ्रेंशिएट करा तो इसकी तरह यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पर हमको नहीं पता था कि कहाँ पे मूव करेगा, ऑलराइट, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया था। तो दैट इज द रीजन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधा a1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a2 आएगा। अब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या है कि 5 पुली का सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर ये दोनों जो पुलीज हैं ये मासलेस हैं, ठीक है, बट ये जो बाकी 3 पुलीज हैं इनका कुछ मास है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग यूज़ हो रही है वो एक ही स्ट्रिंग है पूरे सिस्टम के अंदर, जो कि लेट अस सपोज कि यहाँ से M1 के बीच से चाल रही होती है, यहाँ से जाकर यहाँ से घूमकर इसके पास आकर यहाँ से आकर और यहाँ पे एंड होती है। तो जब पूरी एक ही स्ट्रिंग है तो इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो सेम होगी। लेट अस से कि वो T है, ओके, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, ओके, यहाँ पे T है, ये T है, ये भी T है, ठीक है। अब लेट अस से कि इन तीनों ब्लॉक्स की जो वेलोसिटी है, इन दोनों पुलिस की जो वेलोसिटी है वो v1 है, v2 है और v3 है। लेट अस से कि ऊपर के डायरेक्शन के अंदर है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ऊपर का डायरेक्शन ले या नीचे का डायरेक्शन ले, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डायरेक्शन आ जाती है। तो अब जो m1 मास है उसके लिए देखें तो 2t ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, t नीचे की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो वर्क एनर्जी वाला जो अप्रोच थी हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो 2t माइनस टी इंटू v1 जो ऊपर है, अब वही है कि इनएक्सटेंसिबल है तो कहीं पे भी जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर नहीं हो सकती। तो 2t माइनस टी इंटू v1 प्लस 2t माइनस टी इंटू v2 प्लस 2t, क्योंकि इसके लिए नीचे तो कुछ है नहीं, तो 2t इंटू v3। तो उससे हमारा रिलेशन ये आया which consequently gives us this equation which is a1 plus a2 plus 2a3 equals to 0। अब अगर हम देखें इस जो सिस्टम है इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली इक्वेशंस लगाएं तो क्या आएगा। इस मास के लिए क्या है, m2 मास के लिए 2t दैट इज t जो नेट फोर्स आई इसके ऊपर के डायरेक्शन के अंदर, t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2 इंटू a2। मतलब इसके अंदर हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन भी ऊपर की डायरेक्शन के अंदर है तीनों मासेस के लिए, और ये आई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, 2t माइनस m3g जो नीचे लग रही थी इज इक्वल्स टू m3 इंटू a3, और t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू a1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से अगर आप इसको नीचे ले आए, m2 को नीचे ले आए, यहाँ पे m2 लिख दें, ठीक है, और ये a2 की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये a2 की वैल्यू आप यहाँ डालें, सिमिलरली यहाँ से a3 की वैल्यू यहाँ पे डालें और a1 की वैल्यू यहाँ पे डालें, तो एक इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर सिर्फ एक अननोन वैल्यू होगी, दैट विल बी t टेंशन, ठीक है। तो अब इससे हम सिर्फ एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन के अंदर एक ही अननोन है, तो हम इजीली t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।